नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बरेली कमिश्नरी में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें 4 जिलों के डीएम एसएसपी के साथ इस समीक्षा बैठक की गई है। मीटिंग में कमिश्नर, डीआईजी और एडीजी भी मौजूद रहे। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की भी मौजूदगी देखने को मिली है। तो 4 जिलों के डीएम और एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा बरेली मंडल में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। बरेली कमिश्नरी में ये बैठक हुई, जिसमें 4 जिलों के डीएम एसएसपी के साथ इस समीक्षा बैठक को बुलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे, सुरेश खन्ना की भी मौजूदगी रही और इसके अलावा चारों जिलों के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, एडीजी, इन सब की मौजूदगी इस बैठक के अंदर देखने को मिली है। दरअसल कोरोना को लेकर के और कोरोना को लेकर हो रही मौत एक चिंता का विषय बनी हुई है और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री खुद बरेली कमिश्नरी पहुंचे, जहां पर चारों जिलों के डीएम, एसएसपी और आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें सख्त निर्देश इन अधिकारियों को दिए गए हैं, क्योंकि आंकड़े इन जिलों में तेजी से बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़े भी इन जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसी से अब मुख्यमंत्री नाराज भी है और इस वजह से भी इस तरीके से जो बैठक है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ली गई है, ताकि इन अधिकारियों को टाइट किया जा सके, इनके पेश कसे जा सके। तो 4 जिलों के डीएम और एसएसपी मौजूद हैं इस बैठक के अंदर। सुरेश खन्ना की भी मौजूदगी इस बैठक के अंदर है। इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों जिलों के डीएम, एसएसपी, इन सबको बुलाया गया है। मीटिंग में कमिश्नर, डीआईजी, एडीजी की भी मौजूदगी है और बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। तो ऐसे में ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जिले के अंदर कोरोना को लेकर के जो समीक्षा है वो कर रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। आशीष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री बैठक लेने के लिए पहुंचे हुए थे, क्या अपडेट आपके पास? आशीष, आप सुन पा रहे हैं? आपके आवाज में चाहिए। जी जी आशीष, ये बताइए कि क्या अपडेट है इस पूरे विषय में, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठक लेने पहुंचे बरेली मंडल की। जी बिल्कुल आयुष, अभी अभी कुछ ही मिनट पहले ये बैठक जो है समाप्त हो गई है और मुख्यमंत्री त्रिशूल हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गए हैं, जहां से अब वो गाजियाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दूं कि इस बैठक में जो है वो मंडल स्तर के सभी अधिकारियों को शामिल किया गया था, जो बरेली, बदायूं, पीलीभीत और श्रीरामपुर के डीएम थे और सीएमओ थे। तो वो सभी अधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और अभी तक जो बैठक के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें मुख्यमंत्री जो है कोविड-19 की रोकथाम को लेकर संतुष्ट दिखाई दिए हैं। हालांकि जो संक्रमण की दर थी बरेली में वो काफी अधिक थी, लिहाजा ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री किसी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सकते हैं या फिर किसी बड़े अधिकारी पर गाज भी गिर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, उन्होंने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि जो लोग हैं वो सरकारी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से कोविड-19 से उनके बचाव हो सकेगा। जी नहीं आशीष, ये बताइए, जो कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस बैठक को अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बना रही है, क्या निर्देशित किया गया अधिकारियों को और खासतौर से कोविड को लेकर के? चूंकि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर आए, तो फिर जिले के और जो चारों जिले हैं जो बरेली मंडल के अंदर आते हैं, वहां पे क्या स्थितियां हैं और क्या निर्देशित किया गया, क्या ये पता चल सका अब तक? आशीष जी आयुष, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआती जो सूत्रों के हवाले से अंदर बैठक के बारे में पता चला है वो ये है कि मुख्यमंत्री इस पूरे कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी मशीनरी द्वारा, उससे संतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन आपको अगर संक्रमण की दर की बात करें तो बरेली समेत बदायूं, पीलीभीत और श्रीरामपुर में लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और बरेली में रोजाना 100 से अधिक केस सामने आते हैं और साथ ही साथ 4 से 5 मौतें भी जो है वो सामने आ रही है, जिसमें मृत्यु दर पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की थी। लिहाजा अभी तक कोई किसी बड़ी कार्रवाई या उसका निर्देशन के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन निश्चित रूप से जो सैनिटाइजेशन का काम है और जो जांचों की दर है उसको बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। सेना प्रमुख ने नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की और इसके अलावा नरवणे ने भारतीय सेना के केंद्रीय कमांड के मुख्यालय का दौरा भी किया है। गौरतलब यह है कि भारत और चीन की सीमा पर हालात अच्छे नहीं हैं। बीते दिनों दोनों देशों के सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि बॉर्डर पर तनाव के मद्देनजर थल सेना के प्रमुख नरवणे सेना के विभिन्न कमांड में तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। तो सीएम योगी के साथ आर्मी चीफ नरवणे ने मुलाकात की है। नेपाल के साथ इस समय जो सीमा विवाद है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ भी मुलाकात की गई। इसके अलावा जो सेंट्रल कमांड है वहां पर भी जाकर के नरवणे ने
जो स्थितियां हैं, जो तैयारियां हैं, उनका जायजा भी लिया है। उधर नोएडा में बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 63 के G20 में लोगों के इंटरव्यू भी हुए। लोगों से 1800 से 1200 रुपए तक की वसूली हुई और रात ही रात कंपनी खाली करके ठग यहां से फरार हो गए। कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि सेक्टर 63 के G20 में बताया जा रहा है कि यहां पर लोगों के इंटरव्यू करवाए गए, इनसे 1200 से 1800 रुपए की ठगी की गई और रातों रात ये कंपनी यहां से फरार हो गई। कंपनी के बाहर ठगी के शिकार लोग अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए लोगों से 1800 से 1200 रुपए तक की वसूली हुई। सेक्टर 63 के G20 में लोगों का इंटरव्यू करवाया गया, लोगों से 1800 से 1200 रुपए तक लिए गए और इसके बाद रातों रात कंपनी खाली करके ठग यहां से फरार हो गए। बड़ी जानकारी ललित मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। ललित, बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला। देखिए, नोएडा के सेक्टर 63 के अंदर ये एक कंपनी बनी थी। जिस तरीके से लोगों को नौकरी दिलाने का, यहाँ पर प्लेसमेंट का काम किया जा रहा था, तो तमाम ऐसे लोग थे जिनको यहाँ जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हुआ। यहाँ पर अगर बात करें तो 1200 से 1800 रुपए जो है करीब इन लोगों से लिए गए थे पर हेड, कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी किसी भी नेशनलाइज बैंक या जितने भी मल्टीनेशनल बैंक है वहाँ पर जो है आपकी योग्यता के अनुसार जो है वहाँ आपको नौकरी दिलाई जाएगी। लेकिन रात ही रात में ये कंपनी जो सारे जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं। आज जब लोग यहाँ पहुंचे, हालांकि उससे पहले भी लोगों ने काफी चक्कर लगाए कि उनका पैसा उनको मिल जाए, तब जाके यहाँ पुलिस को जो है कंप्लेंट की गई है। जी ललित, लेकिन वहां पे जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर से वो लोग जो कि इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे, जिनके साथ ठगी हुई, उनको क्या कुछ कहा गया? क्या वो प्रदर्शन अभी भी वहां पे चल रहा है या उनको वहां से हटा दिया गया है? देखिए, जब प्रदर्शनकारी वहाँ पे पहुंचे थे और काफी हंगामा भी किया गया वहाँ बाटा का, लेकिन पुलिस मौके पे पहुंची। पुलिस को जब सूचना मिली, पुलिस ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और कहीं पे भी अगर कोई भी शख्स किसी भी तरीके का यहाँ विरोध दाखिल करता है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, वो धारा 144 का जो है उल्लंघन होगा और वो आपके खिलाफ ही कार्रवाई की जा सकती है। तब जो है वहाँ पे लोगों को समझ में आया और लोगों ने जो है विरोध करना बंद किया और पुलिस को अपनी कंप्लेंट दी है। जी बहुत शुक्रिया ललित, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। वहीं सरकार ने पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए स्कूली ड्रेस की व्यवस्था करवाती है, जिस पर करोड़ों रुपए भी खर्च होते हैं। लेकिन इस बार बस्ती में ड्रेस खरीद में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। अब सरकार जिले में हर साल सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर स्वेटर, जूता, मोजा तक सब उपलब्ध करवाती है। इस पर हर साल सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होता है। सिर्फ यूनिफॉर्म के मद में ही लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और यही वो भारी भरकम बजट है जिस पर बिचौलियों की नजर रहती है। और इस साल भी लगभग 3 लाख यूनिफॉर्म तैयार होने हैं। एक बच्चे को 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाने का प्रावधान है। सरकार एक बच्चे पर इस मद में 600 रुपए खर्च करती है। कोरोना वायरस के चलते प्रशासन की तरफ से इस बार महिला समूह के जरिए कपड़ों की सिलाई की पहल की गई है, ताकि महिला समूह को भी रोजगार और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ड्रेस मिल सके। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन महिला समूह के द्वारा ही करोड़ों रुपए की ही एक फर्म से इस ड्रेस का खरीद करना जिला प्रशासन की मंशा पर ढेरों सवाल खड़े करता है। तीनों जिलों में हर साल ड्रेस की खरीद की जाती है और ड्रेस खरीद के संबंध में निर्देश ये है कि जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है वही ड्रेस की खरीद करेगी ताकि ड्रेस की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो गाँव में उपस्थित स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हर एक गाँव में बने हुए हैं, उनके माध्यम से ड्रेस का वितरण सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में एक जरूर शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ सेंट्रलाइज्ड लोगों को लाभ दिलाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस संबंध में जांच करवाएंगे और आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कपड़ा सिलोगे आप लोग तो आप लोग का लाभ होगा और पैसा जो यही अभी तो 60 रुपये बताए थे, यही मिलेगा, यही पर सब सिल रहे हैं कपड़ा। 60 रुपये, हाँ, कटा पिटा जो कुछ भी है उसको छोड़ करके 60 रुपये। अधिकारी द्वारा यहाँ सहायता समूह के को जिला प्रशासन के नाम पर कि सहायता समूह को ड्रेस आपूर्ति किया जाए, वो ये आदेश निकाल दिया। उसी के क्रम में बस्ती जिले के 14 ब्लॉक और नगर पालिका सभी 15 जगह पर
खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा हेडमास्टरों को बुलाकर बीआरसी पर मीटिंग बुलाया और मीटिंग में जबरन क्रय आदेश पर दस्तखत करवा लिया। हमने इसका विरोध, जब हमको जानकारी हुई तो हमने इसका विरोध किया। जिला अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक बेसिक, सबको हमने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। तो खबर बलिया से है, जहां पे बदहाली का शिकार स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है और 108 की सेवाएं भी बदहाली में नजर आ रही हैं। 108 की सेवाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। एम्बुलेंस में पेट्रोल न होने की वजह से मरीजों से अब पैसा वसूला जा रहा है। जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस ड्राइवर को ईंधन का पैसा नहीं मिल रहा और 1 महीने से मरीजों से पैसा लेकर ही इसी प्रकार से काम चलाया जा रहा है। वहीं 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में मौजूदा मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने सुन्नी सेंट्रल और सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह जमीन दे दी है। जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी को यह जमीन सौंप दी है। जुफर फारूकी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष और चीफ ट्रस्टी भी हैं। गौरतलब यह है कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को ही मस्जिद का निर्माण करवाना है और इस मौके पर हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने बातचीत की है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन से। जजमेंट के बाद आखिरकार इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जिसका बनाया गया था मस्जिद के लिए, उसको ज़मीन मिल गई है, मालिकाना हक मिल गया है अयोध्या में जहां बननी है धन्नीपुर में। और इस पूरे मसले बात करेंगे हमारे साथ हुसैन साहब हैं जो कि सेक्रेटरी भी हैं और स्पोक्समैन भी हैं फाउंडेशन के। जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि कागज़ मिल गए हैं आपको। एक तो पहली मसला था कि वो कल्चरल लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था वो, तो लैंड यूज़ क्या है और कितनी ज़मीन है और एग्जैक्टली अब कौन सा वो ज़मीन होगी जहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाएगी? जो 5 एकड़ लैंड जो दिया गया है वो स्टेट फार्म की ज़मीन है और उसी में से काट के धन्नीपुर में उन्होंने ये 5 एकड़ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके तहत दिया है। ये यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को क्योंकि आदेश है तो अभी ऑफिशियली उन्हीं को हैंडओवर हुआ है और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन पास करके कि हम ट्रस्ट बनाएंगे तो वो ट्रस्ट को ये ज़मीन जाएगी, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। ये ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, इसका लैंड यूज़ पूरा प्रॉपर है जिस पे इमारत बने, क्योंकि ज़मीन सुप्रीम कोर्ट ने दी है इमारत बनाने के लिए, खेती करने के लिए तो दी नहीं है। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही है कि उसका लैंड यूज़ जो है कंस्ट्रक्शन के लिए ही होगा। तो इसमें ये सवाल रखना कि क्या लैंड यूज़ है, तो क्योंकि जब सब भारत की सबसे सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है कि वहाँ पे मस्जिद बननी है और तमाम फैसिलिटीज़, तो ऑब्वियसली उसका लैंड यूज़ एग्रीकल्चर नहीं होगा। तो दूसरी बात ये उठती है कि जब आपको लैंड मिल गया, अभी सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को लैंड मिला है और आपको प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो जो मस्जिद की तामीर की जो प्रक्रिया है वो आपका शुरू हो पाएगी, क्योंकि अभी आपका ऑफिस बन रहा है, तो ट्रस्ट की पहली बैठक कब होने की गुंजाइश है और उसके बाद कब तक शुरू कर पाएंगे? कुछ आपने खाका खींचा है? हाँ, अभी हम लोग ने लखनऊ में मस्जिद को बनाने के लिए जो ट्रस्ट है उसका एक ऑफिस लिया है किराए पे, यहीं वेलिंगटन स्क्वायर में, उसकी फिनिशिंग चल रही है। भाई जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो बाहर भी हैं, वो हम लखनऊ आए तो सब एक जगह बैठे, उसकी कोशिश है। उसमें 1-2 मेंबर्स थोड़ा बीमार भी चल रहे हैं, उन्होंने ये जाहिर किया है कि अभी थोड़ा वक्त दीजिए, तो मान के चलिए 15-20 दिन में हम लोग 1-to-1 बैठेंगे। और जो बाकी प्रक्रियाएं हैं, बैंक अकाउंट खोलना, वो तमाम उसमें भी अभी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब होंगे मौके पे, क्योंकि सब सिग्नेटरी होंगे। तो जब वो प्रोसेस हो जाएगा तब हम लोग अपने प्लान्स पे डिस्कशंस करेंगे और जो भी आइडियाज़ हैं उस पर होंगे, तब हम जाके एक टाइम फ्रेमवर्क बता पाएंगे कि हम कब कब क्या कर पाएंगे। अच्छा, एक बात उठ भी रही है कि हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है। बेहतर होता, अगर बेहतर होता कि जो निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम है उत्तर प्रदेश का, वो एक ऐसी ज़मीन देती जो कम एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती। तो इस पर क्या कहना आपका? क्योंकि तमाम बातें उठ रही कि 5 एकड़ एक अच्छी खासी ज़मीन होती है, अगर बेहतर हो तो कोई ऐसी ज़मीन होती जो एग्रीकल्चर लैंड ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ लैंड मुहैया कराए और उनको एक वक्त दिया था। तो उनकी अपनी समझ के हिसाब से उनको वही जगह मुनासिब लगी। उसमें कई फैक्टर्स और भी थे, क्योंकि ये पहलू ऐसा है कि इसने हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया था। तो उनका ये मेरा मानना है ये मुख्य वजह रही होगी
कि ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे कोई तफरीक ना हो, मतलब कोई झगड़े की आइंदा कोई उम्मीद ना हो। तो वो ऐसी जगह है जहाँ माना यह जाता है कि कोई अभी तक वाक़या ऐसा तारीख़ में नहीं है कि कहाँ हिंदू मुस्लिम कोई झगड़े की कुछ बात रही हो। तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद वो जगह दी है और ये माननीय उच्चतम न्यायालय के परव्यू में है। उन्होंने कोई ऐसा खाका नहीं खींचा या कोई गाइडलाइंस दी कि एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन माना ही जा रहा है कि अगर बेहतर होता ना होती तो एक भी बात कही जा रही है। मैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ के जो डिसीजन है उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा जमीन दीजिए, उस पर कोई इतराज नहीं है। कोई गाइडलाइंस अगर वो देते तो ऑब्वियसली वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता कि यहाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है और उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद जो और भी वजूहात होती हैं इसके अलावा तो उसको जोड़ के अगर ये चीज़ दी है तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने बेस्ट एफर्ट्स में ये ज़मीन दी है। फंडिंग की हम बात करें, जो पैसा कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, अगर रामलला ट्रस्ट की बात करें तो उनको तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का चंदा मिल चुका है ऑनलाइन डोनेशन। कैसे आप लोग फंड इकट्ठा करेंगे मस्जिद तामीर करने के लिए? ये अभी बहुत शुरुआती स्टेज है और हमारा कोई भी कंपैरिजन रामलला ट्रस्ट से करना मैं समझता हूँ बहुत गैर मुनासिब है, क्योंकि उनकी मुहिम कई साल की है और हम लोग अभी नवंबर 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ये पता चला कि 5 एकड़ ज़मीन मिलेगी। हमें 24 फरवरी को जगह पता चली, उसके बाद से कोविड सिचुएशन चल रही है और जो तब थी आज और भयावह है। मतलब अभी कोई कमी नहीं आई है इस मेडिकल इमरजेंसी में। तो ऐसे हालात में अभी इस पे डिस्कशन करना और कंपेयर करना रामलला ट्रस्ट से नाइंसाफ़ी है। मैं समझता हूँ मीडिया की तरफ से भी जो हम लोग से सवाल ये पूछे जा रहे हैं पर ही तो मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ लेंगे, बात करेंगे, अभी वक्त नहीं आया है, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो इन सब पहलुओं पे भी डिस्कशन होगा, तभी बात कर पाएंगे। से बात करने का शुक्रिया। तो होता है आप हुसैन साहब, जो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो ट्रस्ट है जिसको मस्जिद बनाने की तामीर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ज़मीन मिल गई है, एग्रीकल्चर लैंड अब वो नहीं रही है। और लेकिन इस बात ये भी है कि फ़ंड कैसे इकट्ठा होगा वो तभी हो पाएगा जब पहली बैठक होगी। फिलहाल इंतज़ार इस ट्रस्ट को है अपनी पहली बैठक का। पहली बैठक जब होगी तो उसके बाद तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन होगा। फ़ंड कैसे आएगा, मस्जिद की डिज़ाइन क्या होगी, आर्किटेक्चर क्या होगा और उस 5 एकड़ पर और क्या क्या बन सकता है, इसको लेकर खाका तो तैयार है, लेकिन आखिरी मुहर तब लगेगी जब ट्रस्ट की बैठक होगी। तो फिलहाल इंतज़ार है ट्रस्ट की पहली बैठक होने का, उसके बाद सब कुछ डिसाइड होगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि लैंड मिल चुकी है, एक्वायर कर चुकी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो कदम था वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला कदम तब उठेगा जब ट्रस्ट की बैठक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, पुलिस कैफे की शुरुआत हुई है मुजफ्फरनगर में। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, पुलिस कर्मियों को कम कीमत में अब यहां पर आहार मिलेगा और पुलिस कैफे की शुरुआत की गई है। पुलिस कर्मियों की सेहत को देखते हुए ये कैफे बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी जानकारी, पुलिस कर्मियों को अब कम कीमत में आहार मिले, बढ़िया आहार मिले, इसलिए पुलिस कैफे की शुरुआत की गई है। और पुलिस कर्मियों की सेहत को देखते हुए ये पहल की गई है, जो पुलिस कैफे के नाम से अब जानी जाएगी। पुलिस कैफे की शुरुआत की गई है मुजफ्फरनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस कैफे की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हुई है। तो अब पुलिस कर्मियों को कम कीमत में आहार मिलेगा और पुलिस कर्मियों की सेहत को देखते हुए ये कैफे बनाया गया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को कम कीमत में अब यहाँ पर आहार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है और पुलिस कर्मियों की सेहत को देखते हुए ये बताया जा रहा है कि इस कैफे को संचालित किया जा रहा है ताकि पुलिस कर्मियों को कम कीमत पर अच्छा आहार मिले, उनकी सेहत सही रहे। और इन सब को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस कैफे की शुरुआत की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। ये पुलिस कैफे, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से इस कैफे को सजाया गया है और ये शुरुआत पुलिस कैफे की गई है पुलिस कर्मियों को सेहत को देखते हुए। ये पुलिस कैफे जिसकी शुरुआत की गई, तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये पुलिस कैफे आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो की गई। एसएसपी अभिषेक यादव की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया और उनकी ही पहल पर ये पुलिस कैफे जिसकी शुरुआत हुई है। और पुलिस कर्मियों की सेहत को देखते हुए कैफे बनाया गया, जहां पर आप देख सकते हैं जिम मशीनें भी हैं, यानी कि यहां पर पुलिस वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि अपने आप को वो फिट रख सकें।
फिर खाने पीने के लिए भी, बैठने की भी जो व्यवस्था है इस कैफे के अंदर बेहतरीन तरीके से की गई है। तो कुल मिलाकर के एक्सरसाइज। अभिषेक यादव इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएसपी हैं मुजफ्फरनगर के। अभिषेक यादव जी, बहुत स्वागत आपका। और आप लोग की एक पहल हम लोग देख पा रहे हैं, पुलिस कैफे की शुरुआत आपकी तरफ से की गई है। क्या है ये पुलिस कैफे, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। देखिए, बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस की जो ड्यूटी है वो 24/7 उसका नेचर होता है। 24 घंटे पुलिस वाला ड्यूटी पे रहता है, 12-12 घंटे की शिफ्टों में रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर और अन्य ड्यूटियों में पुलिस वालों को खाना अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो फील्ड में होते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं है, मिलता है तो जंक फूड मिलता है। और साल दर साल नौकरी करते हुए फिर वो चीजें उसकी तबीयत को खराब करती जाती हैं, ताकि एक बड़ी एक एज आने पे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है, डायबिटीज वगैरह। तो हम इसको हिट करना चाह रहे थे कि कैसे हम पुलिस वालों को एक ऐसी सुविधा दे सके जहां उनको बेसिक हेल्दी और नॉर्मल खाना, मतलब नॉर्मल रेट्स का खाना लेकिन हेल्दी खाना हो और उनको अपनी ड्यूटी पॉइंट्स पे भी मिल जाए। तो उसके लिए हमने ये कैफे स्टार्ट किया है कि जो पुलिसकर्मी है वो हेल्दी बेसिक खाना खा सके, पुलिस लाइन में खा सके, बाहर जाना पड़े। दूसरी चीज हमने ये भी रखी है कि जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे बाहर है सिटी एरिया में और उनके पास लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कहीं और आने जाने का ऑप्शन नहीं है, वो कैफे में कॉल करके ऑर्डर करते हैं और हम वहां पे डिलीवर करेंगे उनको। क्योंकि जो बेसिक इशू वो यही है कि 6 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पुलिस वाला बिना कुछ खाए रोड पे रहता है, और अगर खाता है तो फिर वो जंक फूड खाता है, जैसे समोसा, कचौड़ी, क्योंकि रोड पे वही मिलता है, कुलचे और इस तरह की चीजें जो हेल्दी नहीं होते हैं, जिसमें तेल बहुत ज्यादा होता है और जो समय के साथ धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब कर देता है कि इवेंचुअली 50-55 की उम्र में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो अनफिट। बिल्कुल अभिषेक जी, अच्छी पहल है और जब पुलिस चुस्त रहेगी, फिट रहेगी, तभी वो बेहतरीन सेवा भी कर सकती है। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, एक तो ये जो तस्वीरें हैं वो देख के ही हम लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो काफी बेहतर यहाँ पर नजर आ रही है। ये इनोवेटिव आइडिया आपको कहां से आया, थोड़ा सा इस विषय को भी बताएं अभिषेक जी। हाँ, देखिए, बेसिकली 2 चीजें हैं। एक तो हमें अपनी प्रॉब्लम तो हमें पता ही था कि पुलिस विभाग में इस प्रकार की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि हमने एक जो हमारी टीम थी, हमारी टीम ने दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से एक कैफे है जो हेल्थ बेस्ड कैफे है, सेहत कैफे उनका नाम है, वो लोग इसी तरह के काम करते हैं। हमने उनको अप्रोच किया तो क्योंकि पुलिस विभाग का था तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ वो नहीं चाहिए, मतलब कोई रेम्युनरेशन या फाइनेंशियल वो नहीं चाहिए, आप पुलिस विभाग हैं, आप इतना काम करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी टीम भेजी दिल्ली से हमारे पास। हमारी टीम को उन्होंने 1 महीने तक ट्रेन किया है और ताकि इस प्रकार के हम हेल्दी खाना बना सकें जो पब्लिक को, मतलब हमारे स्टाफ को मिल सके। उसको कैसे बनाना है, कैसे उसमें हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जैसे हम लोग रिफाइंड ऑयल नहीं यूज कर रहे हैं, रिफाइंड केमिकल जो आपकी शुगर होती है सारी चीजें हटा दे रहे हैं, गुड़, शक्कर, ऑलिव ऑयल, देसी सरसों के तेल, इस तरह की चीजें जो बेसिकली देसी इंडियन खाना बनता है जिस तरह से, जो पौष्टिक भी होता है। तो उनसे सीख के हमने उनके साथ पार्टनरशिप में लेते हुए ये सारी चीजें तैयार करी हैं। तो जो सेहत कैफे है एनसीआर का, उसका इसमें काफी बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छी पहल आपकी तरफ से की गई है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, अपने आप में एक इनोवेटिव आइडिया भी है और एक बेहतरीन शुरुआत भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस अगर फिट रहेगी, चुस्त रहेगी, तभी वो जनता की जो सेवा है वो अच्छी तरीके से कर सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस कैफे की जो शुरुआत है वो मुजफ्फरनगर में की गई है। हेल्थ के साथ साथ हेल्दी फूड इनका ध्यान में रखते हुए ये पुलिस कैफे जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर में की गई। अभिषेक यादव जो कि एसएसपी हैं, उनकी पहल पर यह पुलिस कैफे यहां पर संचालित किया जा रहा है। उधर बनारस के 6 साल के अर्जुन ने तीरंदाजी में देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपना लोहा मनवाया है। अर्जुन सिंह ने 5 अगस्त को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड तोड़े और अपने नाम किया। जोसेफ मैग्रेल बेटुप जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल टेरिटरी कैनबरा में, इन्होंने 17 नवंबर 2019 को 18 मीटर की दूरी से 40 सेंटीमीटर के लक्ष्य में 10 तीरों को शूट करने का सबसे तेज समय 1 मिनट 0.03 सेकंड है, जिसका रिकॉर्ड दर्ज था। इसको अर्जुन ने 48.63 सेकंड में पूरा किया है। तो दूसरा रिकॉर्ड अमेरिका के ही माइक ट्रोना के रोलर स्केटिंग पर तीरंदाजी करते हुए सबसे अधिक स्कोर 20 बनाने का रिकॉर्ड 2 अगस्त 2002 को दर्ज किया गया था। इसको अर्जुन ने तोड़ते हुए 32 स्कोर प्राप्त किया। इन दोनों ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को 6 साल के वाराणसी के अर्जुन कोइराजपुर के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के इंडोर शूटिंग रेंज में पूरा किया है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।